ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। कल की खबर के मुताबिक जापान और यूके दोनों ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो रिसेशन में हैं। जर्मनी ने लास्ट ईयर डिक्लेयर कर दिया था कि वो रिसेशन में है। इसका मतलब ये है कि जो रीसेंट क्वार्टर्स गुजरे हैं उनका जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट कंट्री क्या हो सकता है? कनाडा, यूएस। कनाडा के बारे में लोग कह रहे हैं कि बहुत हद तक चांस है कि कनाडा भी ऑलरेडी इस सेशन में है। इट इज़ नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट। उसकी वजह ये है कि अगर हम जीडीपी नंबर देखते हैं, इवन दो वो बेयरली अबव 0%, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की अपनी फिजिकल स्पेंडिंग शामिल है जो टोटल जीडीपी को डिस्टॉर्ट कर रही है। इसके अलावा जो 2 मिलियन इमिग्रेंट्स हमने बुलाए हैं इस कंट्री में, तो वो भी तो स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्पेंडिंग जीडीपी के अंदर आती है। तो ये जीडीपी जो है वो डिस्टॉर्ट होकर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ हद तक पॉजिटिव जीडीपी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये दो चीज़ें निकाल दें तो जीडीपी में कुछ बचता ही नहीं है। दैट मीन्स कैनेडा इज़ लिटरली इन रिसेशन, डीप रिसेशन। अच्छा, यूएस की बात करते हैं तो यूएस में जीडीपी अभी भी 3% के अराउंड है। तो इसमें भी एक पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट रन कर रही है, इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप उसको निकाल दें तो जो प्राइवेट सेक्टर बचता है, दैट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ प्रोडक्टिविटी दैट कुड प्रूव दैट दे आर नॉट इन रिसेशन। लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि रिसेशन में होने के बावजूद जर्मनी की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है। यानी कि जो उनका डैक्स इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई है इस वक्त। जापान की जो स्टॉक मार्केट है, जो निकी इंडेक्स है, ऑल टाइम हाई है। ठीक है, यूएस की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है। मतलब क्या वजह है कि रिसेशन में अगर इकोनॉमी जा रही है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में नज़र नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रियल इकोनॉमी से बिल्कुल डिटैच्ड हो चुकी है। यानी कि एक ज़माना था जब हम देखते थे कि स्टॉक मार्केट जो है वो रिफ्लेक्शन होती थी रियल इकोनॉमी की। यानी कि स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर नीचे होती थी। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है ऑफ कोर्स, तो फिर स्टॉक मार्केट भी आपको उसी तरह से ग्रो होती हुई नज़र आती थी। ठीक है, लेकिन अब ये मामला है कि स्टॉक मार्केट इज़ बिकमिंग लाइक अ कैसीनो। यानी कि टोटल जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट की वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन या फोमो के ऊपर चल रही है। वजह इसकी ये है कि जो पैसिव इन्वेस्टिंग है ना, उसने इस चीज़ को बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है। यानी कि एक ज़माना था लोग पहले इन्वेस्टिगेट करते थे, ग्रोथ स्टॉक्स को निकालते थे, वैल्यू स्टॉक्स को निकालते थे, फिर उसमें इन्वेस्टिंग होती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि बस आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें, ETF में पैसा डाल दें, किसी हेज फंड में पैसा डाल दें, एंड दैट पर्सन और दैट ETF मैनेजमेंट विल एक्चुअली डिसाइड हाउ टू पुट योर मनी। और नॉर्मली क्या होता है कि वो डालते हैं ये मेगा स्टॉक्स के अंदर, ये जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स हैं, ज़्यादातर वेटेज उन ETFs, उन म्यूचुअल फंड्स की उन स्टॉक्स में जाती है। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, यानी कि तमाम बिग कैपिटल का जो इनफ्लो है वो उन बड़े बड़े स्टॉक्स में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई इसमें पैसा डाल रहा है, यानी कि वो फंडामेंटल से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अगर आप एनवीडिया का स्टॉक निकाल कर देखते हैं तो दैट इज़ ट्रेडिंग एट 95 टाइम्स इट्स अर्निंग। यानी कि उसका जो PE रेशो है वो 95 है। दैट मीन्स द स्टॉक वैल्यू इज़ सेइंग दैट दे आर प्रोड्यूसिंग 95 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग। यानी कि कितना साल लगेंगे एनवीडिया को इस चीज़ को प्रूव करने के लिए? आई डोंट नो, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स, हु नोज़। तो जब स्टॉक परफॉर्मेंस जो है वो फंडामेंटल से हट जाती है, दैन इट्स ऑल फोमो, दैन इट्स ऑल स्पेकुलेशन। तो तमाम ETFs, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड ओनर्स, पेंशन फंड्स जो हैं वो अपना अपना कैपिटल इन मेगा स्टॉक्स में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग, दे आर गिविंग देम रिटर्न। बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिट, देयर हैज़ टू बी अ लिमिट कि उस पॉइंट पे पहुंच के ये स्टॉक्स मज़ीद नहीं जाएगी। कैपिटल की भी एक इंतहा है ना, एक लेवल है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अभी एक न्यूज़ आई थी कि पेंशन फंड US में लेवरेज के ऊपर एनवीडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कि जब ऐसा टाइम आ जाए कि जो कैपिटल फ्लो है वो लेवरेज की बेस के ऊपर जाना शुरू हो जाए किसी स्टॉक के अंदर, किसी इक्विटी में, दैट इज़ अ क्लियर साइन दैट दिस इज़ अ बबल एंड पीपल आर जस्ट पुटिंग मनी बिकॉज इट्स वर्किंग। सो देयर विल बी सम टाइम व्हेन इट विल नॉट वर्क एनी मोर। और वो टाइम आने वाला है। कब आने वाला ये नहीं पता, कल, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, हु नोस।
But when the economy and the stock market are completely departed from each other, that means it is a bubble. It can bust any time. तो वजह इसकी ये है बताने की कि भाई रिसेशन इज़ ऑलमोस्ट देयर, शायद कनाडा में ऑलरेडी है, लोगों को पता नहीं है. तो अपना सेविंग पूल बना के रखें. 6 महीने का आपके पास सेविंग पूल होना चाहिए. यू नेवर नो व्हेन यू लूज़ द जॉब. आज सिस्को ने 5,000 बंदे निकाले हैं ग्लोबली. लास्ट वीक बेल ने 5,000 बंदे निकाले. तो दीज कंपनीज आर लेइंग ऑफ लाइक क्रेजी. So you should be very careful with your capital, with your spending, with your saving, so that you are prepared what's coming next. Recession आसान चीज़ नहीं होता. Recession में growth नहीं होती, layoffs होते हैं, businesses survive नहीं करते, बल्कि businesses bust होते हैं. तो things can get really really messy. अपना ख्याल रखें, सेविंग पूल बनाएं. इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें. Nvidia, it's too risky. Even all the Magnificent 7 stocks are too risky right now. अगर आप S&P 500 का देखते हैं ETF, it's heavily considered by these Magnificent 7. If you remove them, the rest of the portfolio is not performing at all. तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में करें जो कि रिस्की नहीं है, जो कि किसी न किसी तरह से आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे रहे हैं, जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, उनमें पैसा डालें. दे आर सेफ. अगर रिसेशन आता भी है तो दे विल मे बी ड्रॉप बाय 5% और 7-8%. लेकिन ये जो मेगा स्टॉक्स हैं, दे विल क्रैश हार्ड. Once the recession is declared, they will crash hard. When the liquidity dries up, they will fall like a rock. Anyway, थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूं. But do care about these things. These are not, this is not joke. Things are getting messy and stuff is hitting the fan. Thank you.